एनिमे के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वांग के डैड मिस्टर वांग को हॉस्पिटल में दिखाने से होती है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी भी वक्त वांग का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराते हुए ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर मिस्टर वांग पूछते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। इससे पहले कि नर्स कुछ बोल पाती, उससे पहले ही मिस्टर वांग को उसके चेहरे को देखकर लगता है कि डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा नहीं बच पाया। लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो अभी से अपने पैरों पर चल रहा है। इस पर मिस्टर वांग को पहले तो उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता, मगर जब छोटा वांग खुद अपने पैरों पर चलकर वहां आता है, तब मिस्टर वांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम वांग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं, जहां वो लोग वांग के लिए ड्रैगन सोर्ड लेकर आए थे, जो काफी एक्सपेंसिव और रेयर सोर्ड मानी जाती है, जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर गजब का काम करती है। तभी वांग के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी 6 महीने की सेविंग इस सोर्ड को खरीदने के लिए स्पेंड कर दी है। ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो वांग से काफी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वांग के डैड इस सोर्ड को बचपन से पाना चाहते थे और अब वांग के बहाने उन्होंने आखिरकार ये सोर्ड खरीद ही ली। वही अगर हम वांग की मॉम की बात करें तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए असली सोर्ड की जगह पर नकली सोर्ड खरीदी है, और इसके बारे में मिस्टर वांग को भी कुछ नहीं पता होता। आगे वांग के मॉम डैड उसे सोर्ड पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वांग उसे पकड़ने के लिए नखरे कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सोर्ड नकली है और अगर उसने ये सोर्ड पकड़ ली तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसे देखकर वांग के मॉम डैड के बीच में झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए वांग एक सेकंड में अलग अलग पॉसिबिलिटीज को सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो अपना झूला खराब कर लेता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और वो लोग सोर्ड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वांग बड़ा होता है, उसकी पावर उतनी ही बढ़ती जाती है और उसने सिर्फ 6 साल की उम्र में जायंट फ्रॉ को मार दिया था, और ये सब उसके पेरेंट्स ने दूर से देख भी लिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वांग धीरे धीरे काफी पावरफुल हो रहा है और इसके कारण वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद वांग की पावर को कंप्रेस करने के लिए एक एम्यूलेट बनाया, जो कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता था। लेकिन जैसे जैसे वांग बड़ा हो रहा था, एम्यूलेट का असर बॉडी पर कम होता जा रहा था, जिसके चलते वांग की मॉम ने उसके लिए गोल्डन पिल्स यानी कि सोने के लड्डू देना शुरू कर दिया, जो उसकी पावर को काफी हद तक कम करता था। इसके बाद हम वांग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं, जो कि सोच रहे थे पिछले कुछ सालों में वांग की देखभाल करते हुए उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। तभी हम पास्ट का एक इंसिडेंट देखते हैं, जब 6 साल की एज में वांग का बर्थडे मनाने के लिए वो लोग केक लेकर आए थे, और जब उस केक की कैंडल्स बुझाने के लिए वांग ने उस पर फूंक मारी तो पूरे घर में ही आग लग जाती है। और वहीं स्कूल के बच्चों के साथ खेलते वक्त भी वांग की स्पिरिचुअल फोर्स ने बच्चों की जबरदस्त वॉट लगा दी थी। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है, जहां पर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स क्लास के प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे, और इसके लिए वो स्टूडेंट्स अजीब अजीब तरीके के रास्ते भी आजमा रहे थे। लेकिन अपने वांग को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो सीधे शॉप में नूडल्स के पैकेट्स खरीदने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट्स खरीद लेता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्हें जो चाहिए वो फ्री में लेकर जा सकते हैं, बदले में बस उन्हें सून को वोट देना होगा। ये बात सुनकर बाकी के लोगों को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहां पर सुन आ जाती है, जो अपनी मीठी मीठी बातों से सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी वांग, जिसे सिर्फ नूडल्स के पैकेट्स चाहिए थे, वो सून को वोट देने के लिए रेडी हो जाता है, और उसकी बात सुनकर और भी स्टूडेंट्स सून को वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो वोट देने के लिए रेडी नहीं थे, सून उन्हें अपने मैजिक से कंट्रोल में कर लेती है, जिससे अब वो लोग भी उसे वोट देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ वांग की वजह से। इसीलिए सून उसे थैंक यू बोलने जाती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो कब का यहाँ से चला गया और उसने आपको ये सोने का लड्डू देने के लिए कहा, जो कि असल में वांग की मॉम ने उसे खाने के लिए दिया था, ताकि उसकी पावर कंप्रेस हो जाए। अब ये देखने के बाद कि वांग ने उसे सोने का लड्डू दिया है, सून को लगता है कि वांग उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर वांग जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स को देखकर समझ जाते हैं कि सून ने सभी पर मैजिक का यूज किया है, और इसीलिए आज वो क्लास में सेडक्टिव मैजिक का यूज करना सिखाते हैं और बताते हैं कि कई सालों पहले सेडक्टिव मैजिक का यूज करना स्टार्ट हुआ था, और ये मैजिक जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक का यूज करके हम सामने वाले को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर मिस्टर वांग कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान ही अपने आप को इस स्पेल से बचा सकता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लास में वांग के अलावा सभी स्टूडेंट सुन के कंट्रोल में थे, और ये सब हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि उन सभी के ऊपर सुन का नाम लिखा हुआ था, जो वांग के ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से वांग की तरफ देखती है, जो पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था, और उसे देखकर शर्मा जाती है। वांग सोच रहा था कि जो लड्डू मैंने सून के बॉडीगार्ड को उसे देने के लिए दिए थे, शायद वो बॉडीगार्ड ने उसे दिए नहीं, और इसीलिए वो सून से लड्डू के बारे में पूछता है
और साथ ही में वो उसे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक यू भी बोलता है। और वो ये सब इशारों में कह रहा था। इन सब इशारों से सुन को लगता है कि वांग उससे लड्डू के बारे में बात कर रहा है, और ये भी कि लड्डू खाने पर उसकी पावर बढ़ जाएगी, और इसलिए वो बिना देरी किए लड्डू खा जाती है, जिसे देखकर वांग के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने पर पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो सुन वो खा चुकी थी, और फिर लड्डू का असर ऐसा होता है कि सून की पावर का सारा असर कम हो जाता है, और जो सिडक्टिव स्पेल उसने स्टूडेंट्स पर किया था वो भी टूट जाता है, और पावर कम होने की वजह से सून काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाता है, लेकिन सुन तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी, और इसी के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी वांग किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सुन की बुरी किस्मत, तभी टीचर वांग को आवाज लगाते हैं, जिसे सुनकर वांग सीधा खड़ा हो जाता है और सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि चेन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिसे सुनकर चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं जब स्कूल छूटने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे, तभी हम मिस्टर वांग को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो सामने वाले को वांग के बारे में बता रहे थे कि कैसे आज उसने सून के सेडक्टिव स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, और ये भी कि मुझे नहीं लगता कि वांग एक आम बच्चा है, उसमें जरूर कोई स्पेशल पावर है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर वांग ये सब जू को बता रहे थे, जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। और वहीं दूसरी तरफ सुन घर आने पर भी वांग के ही बारे में सोचे जा रही थी कि वो मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, उसने जरूर गलती से मुझे वो लड्डू दिया होगा। वो वांग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण इस तरफ वांग को छींके आने लगती है किसी कपल की तरह। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है, और उसके लिए चैन अपने घर से एक बड़ा सा बर्तन लेकर आया है ताकि वो उसमें सोने के लड्डू बनाकर सून को इम्प्रेस कर सके। तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आती है, और फिर बॉडीगार्ड्स की लाइन लगती है, और रेड कारपेट भी बिछाया जाता है। तभी कार में से सून बाहर निकलती है, जिसे देखकर चैन उसे आवाज लगाता है, लेकिन सुन उसे इग्नोर करके सीधे वांग के पास आती है, और बेचारा चैन शर्मिंदगी से पत्थर बन जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही सुन वांग को आवाज लगाती है, तभी वांग देखता है कि सून के माथे पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है, और उस सिंबल को मिटाने के लिए वांग सीधे सून को टच करता है। और ये सीन देखकर सून के सारे बॉडीगार्ड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वांग ने सिंबल को मिटाने के लिए सून को टच किया था। और फिर जैसे ही सिंबल मिट जाता है, वांग चुपचाप वहां से चला जाता है, और हम सून को देखते हैं जो कि शर्म से लाल पीली हो रही थी। उसे लग रहा था कि वांग उसे पसंद करता है। इसके बाद हम सीधे क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां पर टीचर सभी को सोने के लड्डू बनाने की बेसिक रेसिपी सिखाने वाली है। वो सभी को कहती है कि जैसे जैसे मैं करती हूँ उसे फॉलो करते जाओ, लेकिन वो इतनी तेजी से रेसिपी बताकर खत्म करती है कि स्टूडेंट्स में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद वो लोग टीचर को कुछ नहीं कहते और बुक में से पढ़कर सोने के लड्डू बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ न कुछ अपने घर से लेकर आए थे, जैसे कि सून एक बड़ी सी रिफाइनिंग मशीन लेकर आई थी, वांग एक माइक्रोवेव ओवन, और गुओ एक स्पेशल कॉपर से बना हुआ बर्तन लेकर आया था, जिसकी तरफ सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि टीचर भी। तभी चैन का लोहे का बर्तन ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि चैन ने उसमें कुछ ज्यादा ही इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, जिसे देखकर चैन भागता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद टीचर सभी को एक ब्रेक लेने को कहती है, क्योंकि सोने के लड्डू बनने में टाइम लगने वाला है। और अब जब क्लास में कोई नहीं होता, तभी वांग का डॉग, जो कि असल में जायंट फ्रॉग था, वो गुओ के बर्तन को खाने के लिए आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर वांग आ जाता है। दरअसल उससे शक हो गया था कि डॉग कुछ न कुछ जरूर करने वाला है, लेकिन वांग कुछ कर पाता। उससे पहले ही डॉग खिड़की से छलांग लगा देता है, तभी वांग उसके पीछे जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉग छलांग लगाकर नीचे के फ्लोर पर आ गया था, लेकिन वांग सीधे नीचे चला जाता है। और ये सोचकर डॉग काफी खुश होता है कि उसने वांग को चकमा दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब डॉग पीछे देखता है तब वहां पर वांग खड़ा था, जिसके बाद वांग डॉग को मारकर फ्लोर से नीचे फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि लगातार तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण वहां खड़ी लड़कियों के कपड़े हवा में उड़ने लगते हैं। दरअसल चैन को डर लग रहा था, क्योंकि जो बर्तन ब्लास्ट हुआ था वो एक पुश्तैनी बर्तन था, और काफी मन्नतों के बाद उसके डैड ने उसे स्कूल ले जाने के लिए अलाउ किया था, और साथ में धमकी भी दी थी कि अगर बर्तन को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग गुओ के बर्तन को साफ करके उसे वापस अपनी जगह पर रखने जाने ही वाला था कि तभी गुओ उसे देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि वांग उसके टेस्ट को खराब करना चाहता है, और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इधर दूसरी तरफ भागते भागते चैन का दिमाग खराब हो जाता है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के वश में हो, और साथ में वो अजीब अजीब बातें भी सोच रहा था, जैसे कि सुन उसे नहीं बल्कि वांग को पसंद करती है। और क्लास का प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो सिंपल सा सोने का लड्डू नहीं बना पाया। इसके बाद वो उसी हालत में वांग के पास जाता है, और इस तरफ वांग गुओ को सारी सच्चाई बताता है कि ये सब डॉग का किया कराया है, वो तो बस उसे वापस रखने के लिए जा रहा था। लेकिन वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और अपना बनाया हुआ पॉइजन उसकी तरफ शूट करता है। इस पॉइजन से वांग तो आसानी से बच जाता है,
लेकिन वो पॉइजन सीधा पीछे से आ रहे चैन के मुंह में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वांग खुद को संभालते हुए चैन को अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन गुओ उसे चैन को छूने तक नहीं देता, क्योंकि अब वो उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद दोनों चैन को उठाकर क्लासरूम में लेकर आते हैं, जहां पर गुओ बताता है कि पॉइजन ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे चैन की बॉडी से जल्दी नहीं निकाला तो चैन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए गुओ वांग को इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है, और उसके बाद गुओ जैसे जैसे कह रहा था ठीक वैसे वैसे वांग इंग्रेडिएंट्स लेकर एंटीडोट बनाने में लग जाता है, और वो लोग एंटीडोट बनाकर उसे हीटिंग के लिए गुओ के बर्तन में डाल देते हैं। लेकिन उसे पूरे तरह से रेडी होने में 4 घंटे लगने वाले थे, लेकिन उनकी टीचर क्लास में 2 घंटे में ही आने वाली है। ये सोचकर गुओ काफी परेशान हो जाता है, और तभी हम डॉग को देखते हैं, जो कि एक बार फिर चुपके से गुओ के बर्तन को खाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार टाइम रहते गुओ उसे देख लेता है और अपने मैजिक से उसे उठाकर फेंक देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जिस हीटिंग प्रोसेस को टाइम लगने वाला था वो 2 मिनट में ही स्टार्ट हो जाता है, और इससे दोनों समझ जाते हैं कि डॉग के पास टाइम को आगे पीछे करने की स्पिरिचुअल फोर्स है। इसीलिए वो उसे टॉर्चर करके अपना काम पूरा करते हैं, जिसके कारण जो एंटीडोट 4 घंटे में रेडी होने वाला था वो 2 मिनट में रेडी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुओ ने 2 एंटीडोट बनाई थी, ताकि वो लोग एक डॉग पर यूज करके देख सके कि वो काम करता है कि नहीं। इसके बाद दोनों डॉग पर एंटीडोट का यूज करते हैं और वो सही काम करता है, इसीलिए वो लोग चैन को एंटीडोट दे देते हैं। लेकिन तभी गुओ को टीचर के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वांग के ऊपर सब कुछ छोड़कर टीचर को रोकने के लिए बाहर आ जाता है, ताकि उतने टाइम में वांग चैन को छुपा दे। और ऐसा ही होता है, जब टीचर क्लास के अंदर आती है तो वहां पर चैन नहीं था। उसके बाद टीचर सबसे पहले गुओ का बर्तन देखती है, जिसमें से एक परफेक्ट कंडीशन में सोने का लड्डू बाहर निकलता है, और वांग के माइक्रोवेव ओवन में से टूटा हुआ लड्डू निकलता है। ये सब देखकर गुओ को लगता है कि वांग ने अपना बनाया हुआ सोने का लड्डू उसके बर्तन में डाल दिया, और चैन का खराब हुआ सोने का लड्डू अपने में रख दिया। वांग को ऐसा करते हुए देख गुओ को काफी अच्छा लगता है, और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो लड्डू वांग की माइक्रोवेव ओवन से निकला वो उसी ने बनाया था, और जो सोने का लड्डू गुओ के बर्तन में से निकला वो गुओ ने ही बनाया था। दरअसल जब वांग ने डॉग के पास से गुओ का बर्तन लिया था, तब उसने सोने का लड्डू उसमें से निकाला ही नहीं था, वो उसी के अंदर था, और एंटीडोट बनाने की प्रोसेस में वो बराबर हीट हो गया। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं, जो कि अपने बर्तन के अंदर सो रहा था, और जब उसे होश आता है तो गुओ उसे बताता है कि वांग ने अपने मैजिक से तुम्हारे बर्तन को ठीक कर दिया है। इसे देखकर चैन भी वांग को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एनीमे के एपिसोड 4 के स्टार्टिंग हमें फायरवर्क्स को दिखाने से होती है, जिसे सुन और वांग एक साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर सुन वांग को उसके साथ अगले दिन डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन वांग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम 2 लोगों को देखते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, और उन दोनों को सुन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन उन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि वांग उन्हें देख लेता है और अपने मैजिक का यूज करके शूटर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो सुन को शूट नहीं कर पाते। और इस तरफ सुन फ्रस्ट्रेट होकर जोर से वांग को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, और बेचारा चैन तो रोने ही लगता है। तभी उसी वक्त टीचर वांग को आवाज लगाते हैं, और अपना नाम सुनकर वांग हाँ बोलता है। ये सुनकर सुन को ऐसा लगता है कि वांग ने उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। दूसरी तरफ शूटर्स अपनी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि आज वो लोग सुन को शूट नहीं कर पाए, जिसके बाद बॉस अगली बार ट्राई करने को कहती है। और इधर वांग टीचर के साथ उनके पीछे जाने लगता है, तो सुन भी उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग भी उसे पसंद करता है, और इसीलिए उसने डेट पर चलने के लिए हाँ बोला था। अब क्योंकि सुन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसीलिए स्टूडेंट्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वांग और उसके रिलेशनशिप के बारे में पोस्ट कर देते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की बॉस भी उसे देख लेती है। अगले सीन में हम वांग को स्कूल के प्रिंसिपल जू के सामने देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। आगे जू वांग से पूछता है कि तुम वही 6 साल के बच्चे हो ना, जिसने सालों पहले सिर्फ एक किक से जायंट फ्रॉग को मार गिराया था। जू की बात सुनकर वांग हैरान हो जाता है कि जू को कैसे पता कि मैं वही हूं। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, जू अपने घुटनों के बल बैठकर वांग को मास्टर कहकर पुकारता है। दरअसल वो वांग की पावर देखकर उसका फैन हो गया था, मगर वांग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो मेमोरी को भुलाने का मैजिक यूज करता है। लेकिन वो उसकी पावर बहुत कम ही रखता है, क्योंकि अगर उसने अपनी पूरी पावर जू पर यूज की तो उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है। इसके बाद जब वांग शांति से अपने नूडल्स खा रहा था, तभी डॉग वहां आकर उसे शूटर्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसने शूटर्स को सुन को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अगली मॉर्निंग जब वांग अपने घर पर सो रहा था, तभी सुन वहां आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, वो भी डरावने अंदाज में। मगर जल्दी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ वांग का सपना था, लेकिन उसका ये सपना सच हो जाता है, क्योंकि सुन बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वांग का बाहर इंतजार कर रही थी। वहीं जब वांग नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब वो सोचता है कि उसके मॉम डैड उसे सुन के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसके मॉम डैड कहते हैं
कि तुम्हें किसी लड़की को इस तरह से वेट नहीं करवाना चाहिए। और जब वांग उनकी बात नहीं सुनता तब वो दोनों वांग को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में वांग के पास सुन के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। और वैसे भी इसके अलावा वो सुन को शूटर्स से बचाना भी चाहता था और इसीलिए वो सुन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो दोनों डेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शूटर्स भी उन दोनों पर दूर से नजर रखे हुए थे और सेम टाइम पर उनकी बॉस कहती है कि तुम दोनों के पास ये आखिरी चांस है सुन को खत्म करने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम दोनों की खैर नहीं। इस तरफ सुन वांग को एक सुंदर से गार्डन में लेकर आती है जो कि असल में उसी की फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वहीं उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर्स भी वहां तक आ गए थे और उन्होंने सुन के सारे बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब सुन और वांग एंजॉय कर रहे थे तभी उन शूटर्स में से एक सुन की तरफ गोली चलाता है, मगर गोली सुन तक पहुंचती उससे पहले ही वांग उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है और फिर अपनी पावर से गोली को इतनी तेजी से शूटर की तरफ फेंकता है कि शूटर हवा में उड़ जाता है। इसी दौरान सुन ने वांग की रियल पावर देख ली थी, इसीलिए वांग उस पर भूलने वाला मैजिक स्पेल यूज करता है। इसके बाद शूटर्स कई बार सुन को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार वांग बीच में आकर उनकी वॉट लगा दिया करता था और साथ ही में वो सुन की मेमोरी भी मिटा रहा था ताकि उसे कुछ याद ना रहे। वहीं शूटर्स इससे परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। और इसके बाद अगले सीन में सुन वांग को जायंट व्हील में चलने के लिए कहती है, जिस पर वांग मान जाता है ये सोचकर कि उन्हें शूटर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनके जाते ही शूटर भी उनके पीछे जायंट व्हील पर चढ़ जाते हैं। यह सब जू ने देख लिया था और अपने मास्टर वांग को खतरे में देखकर वो इमॉर्टल हीरोज को कॉल करके बुलाता है। इस तरफ जब सुन और वांग अपनी बातों में बिजी थे तभी शूटर्स वहां आकर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं और ये सब देखकर सुन काफी घबरा जाती है। लेकिन वांग शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वो सोच रहा था कि शूटर्स के आने से उसे सुन की बक बक नहीं सुननी पड़ेगी और सुन शूटर्स को देखकर समझ जाती है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है। इसीलिए वो शूटर्स के सामने खड़ी होकर कहती हैं कि तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो। सुन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसी के डेट पर जाने की जिद की वजह से वांग की जान खतरे में आ गई थी। ये सब देखकर हम ये भी समझ पाते हैं कि सुन अब वांग को सच्चा प्यार करने लगी है और ये सब वांग भी महसूस कर रहा था। इसीलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चमकने लगती है, जिससे देखकर शूटर्स की फटकर चार हो जाती हैं। और तभी वांग अपने मैजिक का कमाल दिखाते हुए उन दोनों को हवा में फेंक देता है और मैजिक से बनी हुई एक फिनिक्स आकर उन दोनों को काफी अच्छा मजा चखाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब नीचे से जो देख रहे थे और वो वांग की बढ़ती हुई खतरनाक पावर को देखकर समझ जाते हैं कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है और उसके पास असीम शक्तियां हैं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। वहीं ऊपर जायंट व्हील पर सुन ने वांग की रियल पावर देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद वांग इस बार उसकी मेमोरी नहीं मिटाता और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। ये सीक्रेट उन दोनों के बीच में ही रहेगा, जिस पर सुन मान जाती है और फिर वो दोनों फायर वर्क एंजॉय करते हैं। और ये वही सीन होता है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वांग फायर वर्क देखने में बिजी था तो सुन उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने में। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।